Hi बच्चा, good morning and welcome to the series of previous year questions जहाँ पे हम जितने भी अभी तक 25 ईयर्स से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम टॉपिक वाइज उनको अलग अलग टॉपिक्स में देखेंगे कि किस टॉपिक से किस लेवल के कहाँ कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमने जो अभी टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसको हम रिसेंटली ख़त्म कर चुके हैं, तो दैट्स वाई हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने इसके 20 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो आज भी हम बेटा सेम पैटर्न पे और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप जो लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक किए हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इट हैज़ बीन आस्क्ड इन AIPMT 1997। क्वेश्चन जो है बेटा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनसाइड द गट। तो आपको कुछ विटामिन के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा विटामिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है गट के अंदर, ठीक है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हमने सीकम पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था बेटा सीकम के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो हमारे गट में पाए जाते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, वो विटामिन B1 या विटामिन B प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आप तो यहाँ पे विटामिन B12 होना चाहिए बट नहीं दिया है, तो वो विटामिन B1 प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं, या जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की फैमिली के विटामिन हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑल्दो वो विटामिन K भी प्रोड्यूस करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो सबसे अबंडेंट विटामिन उनसे प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, विटामिन B1 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, दैट इज़ विटामिन B1, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है नहीं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि अ पॉलीसेकेराइड विच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स इज, मतलब इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कौन सा पॉलीसेकेराइड बनता भी है और स्टोर भी किया जाता है कहाँ के अंदर बेटा, लिवर सेल्स के अंदर और हेपेटोसाइट्स के अंदर। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चा कि लैक्टोज, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड वर्ड दिया हुआ है, तो लैक्टोज तो एक पॉलीसेकेराइड नहीं है, गलेक्टोज भी एक पॉलीसेकेराइड नहीं है, अरेबिनोज भी एक पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये हमको पता है ना। तो ये क्या होते हैं बेटा, मोनोसेकेराइड्स होते हैं बेटा। अरेबिनोज एक मोनोसेकेराइड है, गलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना। एंड लैक्टोज क्या होता है, एक डाइसेकेराइड होता है। तो बचा हमारे पास क्या ऑप्शन बेटा, ग्लाइकोजन। एंड ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा, एक पॉलीसेकेराइड होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा ग्लाइकोजन के अंदर क्या पाया जाता है, α1,4 बॉन्डिंग पाया जाता है एंड α1,6 बॉन्डिंग पाया जाता है, ब्रांचिंग पाई जाती है इसमें। और इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक्सेस ग्लूकोज जो बनता है उसको पोर्टल सिस्टम के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं लिवर में। लिवर के अंदर बेटा लिवर सेल्स क्या करती है, इस ग्लूकोज को जोड़ के किसका फॉर्मेशन कराती है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कराती है। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ग्लाइकोजन था बेटा। एंड ये क्वेश्चन जो है इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 1995 बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कपर सेल्स ऑकर इन, कफर सेल्स कहाँ मिलती है, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके क्लास में बेटा। तो कफर सेल्स स्प्लीन में होती है, ब्रेन में होती है, किडनी में होती है, लिवर में होती है। तो ये 1993 में पूछा गया AIPMT 1990 और बाद में रिपीट भी हुआ बहुत सारे एग्जाम्स में बेटा। और इसका सही आंसर जो है दैट इज़ लीवर बेटा। अगर आपको अच्छे से याद हो, मैंने आपको लीवर के अंदर जब लीवर पढ़ाया था तो हमने बेटा हेपेटिक लोब्यूल पढ़ा था। ये हमारा हेपेटिक लोब्यूल कुछ ऐसे दिखने में था। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रल में सेंट्रल वीन होती है, और फिर यहाँ से क्या आती है बेटा, ब्लड कैपिलरीज आती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम साइनोसॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि साइनोसॉइड्स में हेपेटोसाइट्स होती है, लेकिन इन्हीं साइनोसॉइड की वॉल पे बेटा इधर कौन सी सेल्स पाई जाती है, मैक्रोफेज पाई जाती है, जिन मैक्रोफेज को हम क्या बोलते हैं, कफर सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब इनको कफर सेल क्यों बोला जाता है, अगर आप ये भी याद रखना चाहते हैं तो आप याद रखें बेटा, दे आर कॉल्ड एज कपर सेल्स बिकॉज इन सेल्स को बेटा सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल वेलहेल्म वॉन कपर बेटा, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस साइंटिस्ट बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, कपर सेल्स बोलते हैं।
जिनका काम क्या होता है बेटा, जिनका काम होता है ओल्ड ब्लड सेल्स को ख़त्म करना या पार्टिकुलेट मैटर अगर आपके ब्लड के अंदर है उसको ख़त्म करना, और ये कहाँ मिलती है, साइनोसॉइड्स की वॉल्स पे मिलती है बच्चा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1992 में, एंड क्वेश्चन है बेटा ब्रेनर्स ग्लैंड ऑकर इन। तो देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है बेटा, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो कहाँ पे पाया जाता है बेटा ब्रेनर ग्लैंड, ये पाया जाता है ड्यूडेनम में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, स्टोमक, ईसोफेगस, इलियम। तो ये 4 तो पहले हम कैंसिल करेंगे, इलियम में नहीं होता, ईसोफेगस में नहीं होता, स्टोमक में भी नहीं होता, तो फिर बचा हमारे पास क्या बेटा ड्यूडेनम। तो ऑटोमेटिकली कहाँ है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा 24 का ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बेटा 25 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन है पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस, पेनक्रियाज क्या बनाता है। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन, 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 2 हार्मोन्स, 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड नो हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद भी रखेंगे। तो अगर आपको अच्छे से याद हो, मैंने आपको बोला था पेनक्रियाज जो होता है बेटा, पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से याद है ना, हमने पढ़ा था पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। हेट्रोक्राइन मतलब वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन पार्ट को हम पेनक्रियाटिक एसिनाई बोलते थे, एंडोक्राइन पार्ट को हम बेटा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते थे। याद आया। अब फिर मैंने आपको बोला था पेनक्रियाटिक एसिनाई जो होता है बेटा, ये पेनक्रियाटिक एंजाइम बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एंजाइम को नाम दिया था ट्रिप्सिनोजन, दूसरे एंजाइम को नाम दिया था काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है ना, और एक एंजाइम को हमने नाम दिया था बेटा प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेस। तो ये एंजाइम्स थे पेनक्रियाज के। फिर हमने पढ़ा था कि पेनक्रियाज के अंदर जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, इनमें पाई जाती है बेटा अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल एंड डेल्टा सेल। ठीक है ना, और इनमें से जो कॉमनली सेल्स काम करती है ना, वो कौन सी होती है बेटा, अल्फा सेल होती है एंड बीटा सेल होती है। और अल्फा सेल क्या बनाता था, ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल क्या बनाता था, इंसुलिन बनाता था। तो अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखें तो इन जनरल हमारे पेनक्रियाज से क्या बनता है बेटा, तो हमारे पेनक्रियाज से बनता है 2 हार्मोन, इंसुलिन, ऑल्दो सोमैटोस्टैटिन भी बनता है, बट एबंडेंटली कौन कौन सा बनता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन बनता है। तो 2 हार्मोन्स बनते हैं बेटा। ठीक है, और क्या बनते हैं, 3 एंजाइम्स बनते हैं। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर सोमैटोस्टैटिन भी तो बनता है, तो वो हम यहाँ पे कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कभी कभी हमको बेटा कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बेटा ऑप्शन में क्या दिया है, नो हार्मोन, 1 हार्मोन, 2 हार्मोन एंड 1 हार्मोन। लेकिन हमें पता है बच्चा कि पेनक्रियाज के अंदर 4 हार्मोन बनते हैं ना, ग्लूकागॉन बनता है, इंसुलिन बनता है, सोमैटोस्टैटिन बनता है एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। तो ये तो 4 हार्मोन्स बन गए ना, ये तो हमें ऑलरेडी पता है 4 बन गए, लेकिन ऑप्शन में तो 4 कहीं पे दिया ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो नो तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, 1 यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। तो बचे कितने, बचे 2। तो मैक्सिमम कहाँ से, अगर यहाँ पे 3 दिया होता ना तो हम 3 के अकॉर्डिंग चलते, 4 दिया होता तो फिर तो वो सबसे बेस्ट करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे ना 3 दिया है ना 4 दिया, तो 2 दिया है, तो हम मैक्सिमम बेस्ट से 2 से जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या बनते हैं बेटा, 2 हार्मोन्स बनते हैं, वो तो क्लियर हो गया। एंड 2 हार्मोन के अलावा बेटा एंजाइम आप देख ही पा रहे हैं, तो एंजाइम कितने बनते हैं, एंजाइम बनते हैं 3। समझ आया। तो बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटा इसका, तो बेस्ट ऑप्शन आएगा बी। समझ आया, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। तो 3 एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, और क्या बनते हैं बेटा, और बनते हैं ऑल्दो 4 हार्मोन, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, तो 2 हार्मोन के थ्रू हम ऑप्शन को टिक करेंगे। समझ आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटा 1990 में, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है पेनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन ऑफ पेनक्रियाज आर प्रोड्यूस्ड बाय। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है एंड हार्मोन जो होते हैं बेटा, वो किससे बनते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ बेटा, सबसे पहले दिया हुआ है सेम सेल से बनते हैं,
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमने अभी अभी आपसे बात करी और मैंने आपको जस्ट अभी अभी बोला कि पेनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो ऑफकोर्स एक्सोक्राइन सेल्स अंदर अलग होगी एंड एंडोक्राइन सेल्स अलग होंगी, ये तो पता ही हमको बच्चा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है सेम सेल तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर लिखा है सेम सेल्स एट डिफरेंट टाइम्स, अगेन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक ही सेल अलग अलग हार्मोन अलग अलग समय में नहीं बनाएगा, तो ये दो ऑप्शंस तो पहले रॉन्ग हो गए। स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नहीं स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है बेटा, स्टेटमेंट सही है। पेनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज एंजाइम भी बनाता है, पेनक्रियाज हार्मोन भी बनाता है, तो दोनों चीज़ें बनती है, तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रॉन्ग, बट ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो बचा क्या, बचा डिफरेंट सेल्स, तो सही ऑप्शन क्या आएगा, डिफरेंट सेल्स आएगा। और डिफरेंट सेल में जैसे आपके साथ अभी डिस्कस भी कर चुका हूँ बेटा, तो कौन कौन सी सेल्स होती है, पेनक्रियाटिक एसिनी होती है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैम, तो आइसलेट भी अलग अलग होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और पेनक्रियाटिक एसिनाइज जो होती है बेटा, ये भी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की एंजाइम्स बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, तो अच्छे से याद भी रख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमको बता रहा है सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ, तो सिक्रेटिन एक हार्मोन है और ये सिक्रेटिन किसका प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो बच्चा, हमने हार्मोन्स का डिस्कशन किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बेटा, तो मैंने कुछ हार्मोन्स के बारे में आपको उनका फंक्शन भी बताया था, जैसे सिक्रेटिन मैंने बोला था। तो सिक्रेटिन के बारे में आप सबसे पहले याद रखेंगे कि सिक्रेटिन किस सेल से बनता है, ये एस सेल से बनता है, ठीक है ना। ड्यूडेनम, म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम में, ठीक है, ड्यूडेनम के म्यूकोसा में एंड जेजुनम के म्यूकोसा में एक सेल पाई जाती है, जिस सेल को हम क्या बोलते हैं, एस सेल बोलते हैं। और वो एस सेल क्या बनाती है बच्चा, वो एक प्रोटीनेशियस हार्मोन बनाती है, जिस प्रोटीनेशियस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटिन बोलते हैं। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि ये लेक्चर सीरीज आप पूरा ध्यान से फॉलो करिए, बिकॉज मैं खाली यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताना, जैसे आप बाकी जगह पे यूट्यूब पे देखेंगे ना, तो टीचर्स ने मतलब ऐसे प्रैक्टिस करवाया, बट वो डायरेक्टली आंसर बता देते हैं, बट उसके आसपास कोई डिस्कशन नहीं बताते। लेकिन मैं कोशिश करूँगा बेटा क्वेश्चंस के अंदर हम डिस्कशन भी करें, ताकि एक क्वेश्चन की वजह से आपको 2-3 क्वेश्चन और ठीक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको फॉलो अच्छे से करिएगा। तो एस सेल ड्यूडेनम में होती है बेटा एंड जेजुनम में होती है। ये एस सेल क्या रिलीज करती है, प्रोटीन का हार्मोन रिलीज करती है, जिस प्रोटीनेशियस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटिन बोलते हैं। अब सिक्रेटिन क्या करता है बच्चा, ये पेनक्रियाज में जाता है, ठीक है ना, और पेनक्रियाज में जाके क्या करता है, ये पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट फ्लूइड की सिक्रीशन को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। तो मतलब ये कहाँ जाएगा, ये पेनक्रियाज में जाएगा। ऑल्दो ये लिवर में भी जाता है, बट अभी मैं पेनक्रियाज या चलो लिवर भी लिख दें, ये पेनक्रियाज में जाएगा और लिवर में जाएगा, और पेनक्रियाज में जाके वो क्या करवाता है बेटा, इट इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक इट इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो ये इंक्रीज कराता है सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो ये इसका डिस्कशन आप याद रखेंगे बच्चा, ठीक है ना। तो हमारा 26 क्लियर हो गया, हमारा 27 भी क्लियर हो गया। बट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है 1998 में। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन पूछा गया वार्टन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विथ, तो स्लाइवरी ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला गया बेटा कि वार्टन्स डक्ट एक डक्ट है, वो किस ग्लैंड का डक्ट है। अगर मैं सीधे बोल दूं तो वो किस ग्लैंड का डक्ट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड जो होता है टंग के नीचे होता है, और इसके बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम डक्ट्स ऑफ रेवेनस बोलते हैं। इसके डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसके डक्ट को हम डक्ट ऑफ रेवेनस बोलते हैं। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड बेटा जो सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड होता था, ठीक है ना, इसके डक्ट को हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट, कॉल्ड एज स्टेनसन्स डक्ट बेटा, ठीक है। ब्रेनल ग्लैंड तो आएगा ही नहीं, बिकॉज ब्रेनल ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड है ही नहीं बेटा, ये तो बेटा ड्यूडेनम का ग्लैंड है। बचा क्या, बचा सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसके डक्ट को हम वार्टन्स डक्ट बोलते हैं,
वार्टन्स डक्ट। तो तीनों डक्ट याद रखेंगे, हो सकता है आगे दोबारा कहीं क्वेश्चन आए। तो वार्टन डक्ट किसका है? सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड का। स्टेनसेंस पैरोटिड का। एंड रेविनस बेटा किसका होता है? सब लिंगुअल का होता था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। समझ आया? 28 क्लियर हो गया। अब आते 29 पे। 29 वाला क्वेश्चन 1988 में पूछा गया। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल इज, मतलब इन ग्लैंड्स में से बेटा या किसी पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट जब निकलता है तो वो डक्ट बेटा वेस्टिब्यूल में खुलता है। उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? जस्ट अभी हम इसको कर चुके, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत है। रेविनस किसका डक्ट था? सबलिंगुअल का। स्टेनसेंस किसका था? पैरोटिड का था। वार्टन किसका था? सब मैक्सिलरी का। अब यहाँ पे दिया है बेटा कि पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट जो वेस्टिब्यूल में खुलता है बेटा वो कौन सा है? तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा है? वो स्टेनसेंस डक्ट है। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा? स्टेनसेंस डक्ट आएगा। समझ आया? क्लियर हो गया ना? तो ये 29th क्वेश्चन था बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। एनाटॉमी से शायद क्वेश्चन पूछा गया है, तो पढ़ लेते क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन है लैमिना प्रोपेरा इज कनेक्टेड विथ। लैमिना प्रोपेरा किससे कनेक्टेड होता है? ठीक है, चले अब इसको थोड़ा डिस्कशन में ले लेते हैं। मैंने आपको बोला था बेटा कि हमारे स्टोमक के अंदर एनाटॉमिकल लेयर्स अगर आप देखेंगे तो बाहर वाली एक एनाटॉमिकल लेयर होती है, फिर उसके अंदर बेटा एक थोड़ी मोटी लेयर होती है, ठीक है, फिर उसके अंदर से बेटा और एक लेयर होती है, और फिर फाइनली सबसे अंदर लास्ट वाली एक लेयर होती है। ठीक है ना? अब ये जो सबसे बाहर वाली लेयर थी, दिस इज कॉल्ड एज सेरोसा। दिस इज कॉल्ड एज सेरोसा। ठीक है ना? इसके अंदर जो लेयर है बेटा इसको मस्कुलैरिस बोलते हैं। मस्कुलैरिस एक्सटर्ना भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके अंदर जो लेयर है बेटा दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा, एंड फिर उसके अंदर जो लेयर है बेटा दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। ठीक है ना? फिर मैंने आपको बोला था म्यूकोसा जो होता है, म्यूकोसा के 3 पार्ट्स होते हैं। म्यूकोसा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स बेटा। सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उसको बेटा एपिथेलियल लेयर बोलते हैं। उसके बाद होता है लैमिना प्रोपेरा, एंड उसके बाद होता है बेटा मस्कुलैरिस इंटरना। मस्कुलैरिस इंटरना। तो ये जो एनाटॉमी हम देख रहे हैं ना, ये एनाटॉमी किसकी है बेटा? दिस एनाटॉमी इज रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब ये शॉर्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स होंगे हर ऑर्गन में मिलेगा सेरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एसनाई, मतलब पेनक्रियाटिक एसनाई नहीं, पेनक्रियाटिक एसनाई में नहीं होगा बिकॉज वो डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है बेटा। ठीक है ना? वो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। लिवर ग्लैंड है बेटा, ऑर्गन नहीं है, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। ग्रेफिन फॉलिकल तो बेटा ये तो ओवरीज में पाया जाता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर ओवरीज में पाया जाता है। तो बचा क्या? इंटेस्टाइन। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? इसका इंटेस्टाइन होगा। क्लियर है? चले, तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड से पूछा गया है, एंड आप देख सकते हैं बेटा किस एग्जाम में पूछा गया है जिसका बड़ा है आप लोगों को क्रेज। सो व्हाट इज नीट 2020 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द एंजाइम एंटेरोकाइनेस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ। ठीक है, एक एंजाइम है बेटा, एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेस। तो वो किसके कन्वर्जन में मदद करता है? अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा, हमने अलग अलग तरीके के सिक्रीशंस पढ़े हैं। हमने स्टोमक का सिक्रीशन पढ़ा, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन पढ़ा, ठीक है ना, एंड हमने लिवर का सिक्रीशन पढ़ा, हमने पेनक्रियाज का सिक्रीशन पढ़ा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जब मैंने आपको इंटेस्टाइन का सिक्रीशन पढ़ाया था तो मैंने इंटेस्टाइन के सिक्रीशन के टाइम पे आपको बोला था कि इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स निकलते हैं तो वो कौन कौन सा है बेटा? वो था एमाइनो पेप्टिडेस। याद रख लेना बेटा, एमाइनो
पेप्टिडेज, तो इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है बेटा अमाइनो पेप्टिडेज, ठीक है। और क्या था, डाई पेप्टिडेज, ठीक है। और क्या था, माल्टेस, और क्या था, आइसोमाल्टेस, है ना। और क्या था, सुक्रेस था, लैक्टेस था, लाइपेस था, न्यूक्लियोटाइडेस था एंड न्यूक्लियोसाइडेस था। ये जितने भी एंजाइम्स निकलते थे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन सब को हम क्या बोलते थे, इनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते थे, इनको हम बोलते थे डाइजेस्टिव एंजाइम, बिकॉज ये सब किस में मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। अमाइनो पेप्टिडेस हो, डाईपेप्टिडेस हो, माल्टेस हो, आइसोमाल्टेस हो, सुक्रेस हो, लैक्टेस हो, LACTASE, लाइपेस हो, LIPASE, या न्यूक्लियोटाइडेस या न्यूक्लियोसाइडेस हो, ऑल दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिकॉज ये इंटेस्टाइनल जूस के वो एंजाइम है जो किस में मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। लेकिन इंटेस्टाइनल जूस के अंदर और एक एंजाइम निकलता था जिसको हम एंटीरोकाइनेस बोलते थे, याद आ रहा है। और मैंने बोला था बेटा एंटीरोकाइनेस क्या है, एक नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इट इज़ अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम बिकॉज ये किसी भी फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं करता, इसका रोल बेटा फूड डाइजेशन में नहीं है। तो फिर इसको क्यों रखा जाता है, इसको इसलिए रखा जाता है बिकॉज ये वो एंजाइम है बेटा जो आने वाले समय में जो ट्रिप्सिनोजिन पेनक्रियाटिक जूस में, मैंने अभी बोला था ना पेनक्रियाटिक जूस निकालता है क्या, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस। तो जो पेनक्रियाज के अंदर बेटा ट्रिप्सिनोजिन है ना, तो वो तो इनएक्टिव फॉर्म में, तो उस ट्रिप्सिनोजिन को जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म में बेटा उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट कराने का काम कौन करता है, एंटीरोकाइनेस करता है। तो एंटीरोकाइनेस एक ऐसा एंजाइम है इंटेस्टाइनल जूस का जो डाइजेशन में मदद नहीं करता है, बट ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट किस में कराता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था एंड आई होप आपको ये समझ भी आया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा, प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड नहीं, कैसिनोजिन इंटू कैसिन ऑफ कोर्स नॉट, पेप्सिनोजिन इंटू पेप्सिन नहीं, वो तो स्टोमक के अंदर है बेटा, इसका यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, ट्रिप्सिनोजिन इंटू ट्रिप्सिन बेटा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 32 पे आते हैं, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। मतलब यहाँ पे कुछ सेल्स दी हुई है, तो आपको इन सेल्स में से पहचानना है कि वो कौन सी सेल है जो स्टोमक को बचाती है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था बेटा कि हमारे पास सेल होती है, फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ड्यूडेनल सेल, तो ड्यूडेनम की सेल, तो ये तो कोई सेल है ही नहीं बेटा। ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल हमने पढ़ी थी इनसाइड द स्टोमक, तो ये रिलीज़ करता है HCl बेटा, तो ये तो नहीं बचाएगा। चीफ सेल ये रिलीज़ करता है एंजाइम बेटा, तो ये भी नहीं बचाएगा। तो बचा कौन सा, गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल क्या रिलीज़ करता है, म्यूकस रिलीज़ करता है, एंड म्यूकस की वजह से ही हमारा स्टोमक बचा रहता है बेटा, ठीक है ना, किससे, HCl से एज वेल एज एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कनेक्टिंग क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। तो इनमें से कौन सी सेल्स बेटा ब्लड फॉर्मेशन में, मतलब RBC फॉर्मेशन में मदद करे। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ RBCs इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो इन सेल्स में से कौन सी सेल एरिथ्रोपोइसिस में मदद करती है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा कि हमारे पास एक सेल है, सेल का नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल रिलीज करता है बेटा HCl एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना। HCl क्या करता है बच्चा, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। HCl हमारे डाइट के अंदर, जो हम मतलब खाना खाते हैं, डाइट खाते हैं, उसके अंदर आयरन पाया जाता है बेटा फेरिक फॉर्म, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एज फेरिक फॉर्म। तो HCl क्या करता है बेटा, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को कन्वर्ट करता है किसमें, फेरस फॉर्म में बेटा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मेरा
आई पेन थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया। तो बट अभी इतना याद रख लीजिए कि फेरिक फॉर्म को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, Fe3 पॉजिटिव फेरिक फॉर्म होता है, तो HCl बेटा इस फेरिक फॉर्म को कन्वर्ट करता है फेरस फॉर्म में, Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में। एंड हमारी बॉडी के अंदर बेटा कौन सी फॉर्म आयरन की एब्जॉर्ब होती है, फेरस फॉर्म एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और जब फेरस फॉर्म एब्जॉर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली बेटा वो आरबीसी की मैच्योरेशन में, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो ये Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट किस में हो गया बेटा, Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ Fe2 पॉजिटिव में। एंड ये Fe2 पॉजिटिव किस में मदद करता है, ये हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। मतलब अगर हीमोग्लोबिन बन गया तो आपको माइक्रोसिस्टिक एनीमिया नहीं होगा, लेकिन अगर वो नहीं बना फिर आपको माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होगा। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने बोला था ये किस में मदद करता है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में मदद करता है। एंड हमें पता है बेटा विटामिन B12 मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो अगर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी अच्छे से हो रहा है तो आपको बॉडी के अंदर प्रॉपर आरबीसी कम आउट होगा, लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं हो रहा है फिर क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। सो दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 4 सेल्स बेटा जो सही सेल इसका आंसर है वो कौन सा है बेटा, वो पैराइटल सेल है, बिकॉज ऑक्जेंटिक सेल का और एक नाम क्या होता है, पैराइटल सेल भी होता है बच्चा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, इसे ख़त्म हो गया इधर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा नीट 2017 में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया तो देख लेते हैं पढ़ के से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हमको पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही तरीके से पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो पहला दिया हुआ बेटा एमाइलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन एंड माल्टेस, ठीक है। देखिए पैनक्रियाटिक जूस दिया हुआ है ना, तो पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन तो होता है, ये तो पक्का आएगा। माल्टेस इंटेस्टिनल जूस है, पेप्सिन स्टोमक का जूस है, और एमाइलेस भी बेटा या तो स्टोमक का या तो स्लाइवरी जूस है या तो ये इंटेस्टिनल जूस है। बिकॉज हमारे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा माल्टेस वाल्टेस नहीं पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा लाइपेस पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एमाइलेस पाया जाता है जिसको हम एमाइलोप्सिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो माल्टेस तो नहीं है ना, तो एक ही अगर मैं ले लूँ, पेप्सिन तो नहीं है, इसको हटा देते हैं, माल्टेस तो नहीं है, ये दोनों हटा देते, बचा क्या, ट्रिप्सिनोजन बचा एंड एमाइलेस बचा, ये 2 पाए जाते हैं। बट हमको करेक्ट वाला चूज़ कर रहे तो ये तो करेक्ट है नहीं, बिकॉज इसमें ये 2 नहीं होते, बट ट्रिप्सिनोजन एंड एमाइलेस होता है, बट बिकॉज ये 2 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड पे आते हैं बेटा, सेकंड में लिखा हुआ है एमाइलेस, ऑफकोर्स एमाइलेस होता है। रेनिन नहीं होता बिकॉज स्टोमक में पाया जाता है, पेप्सिन नहीं होता बिकॉज स्टोमक में पाया जाता है, पेप्टिडेस नहीं होता है बिकॉज इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है बेटा। ऑल्दो यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टिडेस होता है बट पेप्टिडेस नहीं होता है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर पेप्टिडेस होता है और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कार्बोक्सी पेप्टिडेस होता है बट पेप्टिडेस नहीं होता है बेटा। सो बिकॉज ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है रेनिन, तो ये गलत, पेप्टिडेस ये रेनिन की वजह से गलत हो गया ना, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी बचा। तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, लाइपेस, ऑफकोर्स लाइपेस होता है बेटा, जिस लाइपेस को हमने क्या बोला था, जिसको हमने पेनक्रियाटिक लाइपेस और स्टेप्सिन भी बोला था, याद है, इस लाइपेस को हम स्टेप्सिन भी बोलते थे बेटा। सबसे खतरनाक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। एमाइलेस होता ही होता है बेटा, जिसको हम एमाइलोप्सिन बोलते हैं। और क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेस। तो सही आंसर क्या आएगा, सी आएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। समझ आया, तो मतलब क्वेश्चन आते हैं, इतने भी इजी नहीं आते बेटा, जितना आप समझते हैं या एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो आपको समझ आएगा, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। ये खाली एनसीईआरटी पढ़ के आपसे कभी भी नहीं हो सकता, जब तक आप एनसीईआरटी को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते क्या लिखा हुआ बेटा। तो क्वेश्चन है, इन स्टोमक द गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। स्टोमक के अंदर बेटा कौन सी चीज़ गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेट, गैस्ट्रिक एसिड मतलब गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है। पेप्टिक सेल्स, तो मैंने आपको बताया था पेप्टिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ए चीफ सेल।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जाइमोजन सेल बेटा, याद है जाइमोजन सेल। तो इन सेल्स का काम क्या होता था, एंजाइम रिलीज करने का होता था, लेकिन ये गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज नहीं करती है। एसिडिक सेल्स बेटा, एसिडिक सेल तो कोई सेल होता ही नहीं था वहाँ पे, तो एसिडिक सेल क्या लिखे। गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल, ये तो हार्मोन जी सेल तो हार्मोन सिक्रेटिंग सेल होता है, ये नहीं आएगा। तो बचा कौन सा, पैराइटल सेल। पैराइटल सेल को हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस मतलब गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl बेटा किससे रिलीज होता है, वो रिलीज होता है पैराइटल सेल से। 2016 में पूछा गया है। 215 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस इज। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स दिए हुए, तो आपको पहचानना बेटा कि इनमें से कौन सा एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आपको इंटेस्टाइनल जूस अच्छे से याद हो बच्चा, तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर हमने कौन कौन सा एंजाइम देखा था, पहले वो याद करिए। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आपने देखा था एंटीरोकाइनेज देखा था, एमाइनो पेप्टिडेज देखा था, है ना, डाई पेप्टिडेज देखा था, माल्टेज देखा था, आइसो माल्टेज देखा था, सुक्रेज देखा था, लैक्टेज देखा था, लाइपेज देखा था, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज देखा था। याद रख लें, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज देखा था। ये कहाँ पे हमने देखा था, इंटेस्टाइनल जूस में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो क्या क्या है बेटा, एक तो एंटीरोकाइनेस है, एमाइनो पेप्टिडेज है, डाईपेप्टिडेज है, माल्टेस है, आइसोमाल्टेस है, सुक्रेस है ना, लैक्टेस है, लाइपेस है, न्यूक्लियोटाइडेस है और न्यूक्लियोसाइडेस है। ये सारे एंजाइम्स बेटा जो मैंने यहाँ पे लिखे ना, ये सब किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। तो IJ में लिख देता हूँ इंटेस्टाइनल जूस में, है ना। तो अब देखिए इधर क्या क्या लिखा हुआ है, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट, कौन इनमें से नहीं होता है, सक्कस एंटेरिकस का मतलब इंटेस्टाइनल जूस। न्यूक्लियोटाइडेज तो होता है, लाइपेज भी होता है, माल्टेज भी होता था, बचा क्या बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है बच्चा, बिकॉज न्यूक्लियस आपको कहाँ पे मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है, ठीक है ना। अगर आपको पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन याद है, तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या मिलता था, लाइपेस मिलता था, एमाइलेस मिलता था, ट्रिप्सिन मिलता था, काइमोट्रिप्सिन मिलता था, कार्बोक्सीपेप्टिडेस मिलता था और न्यूक्लियस मिलता था। तो मतलब न्यूक्लियस किसका एंजाइम है, ये पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, मतलब जो बच्चे होते हैं बेटा, तो बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेप्सिनोजन, लाइपेस, रेनिन, एमाइलेस, रेनिन, पेप्सिनोजन, माल्टेस, पेप्सिनोजन, रेनिन, और आगे दिया है न्यूक्लियस, पेप्सिनोजन एंड लाइपेस। पहले तो इसको समझिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपको एक चीज़ पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। एंड गैस्ट्रिक जूस का pH बेटा 2 to 3.7 या 2 to 2.7 के आसपास का होता है। इसमें दो इनएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है बेटा पेप्सिनोजन एंड और एक होता है बेटा प्रोरेनिन, है ना, RENNIN, तो प्रोरेनिन होता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा और एक एंजाइम होता है जिसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं, ठीक है। रेनिन जो एंजाइम होता है बेटा, रेनिन इज ऑल्सो, याद रख लेना, रेनिन जो है ना, रेनिन को हम और एक नाम भी देते हैं, इसको हम काइमोसिन बोलते हैं, काइमोसिन बोलते हैं। रेनिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइमोसिन बेटा, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है बेटा, ब्लड को कर्ड में कन्वर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। ये कन्वर्जन करता है बेटा, ये क्लॉटिंग कराता है बेटा ब्लड को, ये कैसीन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट किस में कराता है बेटा, कैसीन में, कैसीन को पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कराता है। अब जब पैराकैसिनेट बनता है ना, तो पैराकैसिनेट बनने से क्या होता है कि जो ये मिल्क बच्चे ने पिया है बेटा, तो वो मिल्क आराम से उसकी बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और रेनिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है बेटा, जो यंग मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो
पेनक्रियाटिक जूस नहीं पूछा गया, इंटेस्टाइनल जूस नहीं पूछा गया, गैस्ट्रिक जूस पूछा गया। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, मैंने अभी बोला 3 एंजाइम्स होते हैं बेटा, रेनिन, पेप्सिन एंड पेनक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक लाइपेज बेटा, ये 3 एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस, ये तो नहीं होगा। यहाँ लिखा है माल्टेस, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है एमाइलेस, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे पेप्सिनोजन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है एंड रेनिन है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। समझ आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब आते 38 पे। तो ये कब पूछा गया था? 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ये भी 2015 में पूछा गया। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो हमें करेक्ट वाला देखना है कौन सा है बेटा, ठीक है ना। पहला दिया है ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सिक्रीट HCl, ठीक है ना। मतलब ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है म्यूकोसा में और क्या रिलीज कर? HCl। ये तो करेक्ट है बेटा, हमको देखना है कौन करेक्ट नहीं है। तो दिस इज करेक्ट, तो इस पर टिक लगा लेंगे, ये करेक्ट है। सेकंड है एसिनाई आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज एंड सिक्रीट कार्बोक्सीपेप्टिडेज। पेनक्रियाटिक एसिनाई एंजाइम रिलीज करते हैं 3, उनमें से एक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया बेटा, इस पर टिक लगाते थे। नेक्स्ट दिया है ब्रनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सिक्रीट पेप्सिनोजन। तो हमें पता है बेटा ब्रनर ग्लैंड सब म्यूकोसा में होता है, ये तो एकदम सही है। लेकिन वो एंजाइम रिलीज नहीं करता है, वो पेप्सिनोजन रिलीज नहीं करता है, वो खाली म्यूकस रिलीज करता है। बिकॉज पेप्सिनोजन रिलीज करने का काम किसका है? जाइमोजन का। तो ये तो गलत आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी गलत है, तो इसी पे इधर क्या करेंगे? टिक करेंगे। नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है आपको बेटा, बिकॉज यही गलत है तो नीचे भी ऑटोमेटिकली सही होगा लास्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है 2014 में पूछा गया है एंड क्वेश्चन है द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। मतलब जब डाइजेशन मिल्क का होता है तो पहले मिल्क की डाइजेशन कौन करवाता है बेटा, ठीक है। लाइपेज तो ये तो फैट डाइजेशन के, ये तो नहीं करवाएगा। ट्रिप्सिन तो बेटा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये भी नहीं करवाएगा। तो इनिशिएशन कहाँ कौन कराता है? रेनिन। मैंने आपको बोला था ना, रेनिन क्या करता है बेटा? ये कैसीन को कन्वर्ट कराता है पैरा कैसीन में बेटा। फिर पैरा कैसीन पे कौन एक्ट करता है बेटा? उसके ऊपर एक्ट करता है पेप्सिन। फिर उससे क्या होता है? ब्रेक डाउन होकर फिर उसको प्रोटीन में तोड़ दिया जाता है। तो इनिशिएशन कौन करता है? रेनिन करता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन दिया गया है, ये पूछा गया कर्नाटका नीट में पूछा गया 2030 में। क्वेश्चन है ए हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट। 5 ग्राम रॉ शुगर खाया उसने, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन खाया प्रोटीन, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी खाया, adulterated with 2 gram vegetable ghee, hydrogenated vegetable oil and 5 gram lignin. How many calories he is likely eat? देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, मैंने आपको बेटा कैलोरीफिक वैल्यू समझाया था ना, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू समझाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था फिजियोलॉजिकल वैल्यू एक चीज़ होता है एंड दूसरा बेटा जो सेल्स के अंदर हम ग्रॉस वैल्यू देखते थे वो अलग होता है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 ग्राम फूड को ऑक्सीडाइज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करते थे, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता था? 4.0 किलो कैलोरीज की एनर्जी देता है पर ग्राम, है ना। प्रोटीन कितना देता है बेटा? 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? 4.0। बिकॉज हम यहाँ पे 4 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे किसका पूछा गया? फिजियोलॉजिकल वैल्यू पूछा गया। बिकॉज बॉडी के अंदर हो रहा है ना प्रोसेस, इसलिए फिजियोलॉजिकल वैल्यू हम लेंगे बेटा। तो ये 4.0 हो गया। और अगर हम 1 ग्राम फैट ले लें तो वो कितना देता है? 9.0 पर ग्राम देता है। समझ आया ना? यहाँ समझ आया। अब लिग्निन जो वर्ड यहाँ पर लिया हुआ ना, तो लिग्निन क्या होता है बेटा? लिग्निन फाइबर होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लिग्निन क्या है? लिग्निन फाइबर है बेटा, है ना। प्लांट्स में पढ़ते हैं बेटा लिग्निन, तो ये तो फाइबर है। और फाइबर का हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा, सो दैट मीन्स यहाँ कोई एनर्जी नहीं निकलेगा, नो एनर्जी बेटा। तो लिग्निन से कोई एनर्जी नहीं निकलती है, बिकॉज लिग्निन फाइबर होता है जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, और हमारी बॉडी लिग्निन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो यहाँ से कोई डाइजेशन की वजह से कोई एनर्जी नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये तो लिग्निन का काम हो गया। अब आते हैं इन 30 चीज़ों पे। तो हमको पैक क्या दिया गया था? 5 ग्राम रॉ शुगर दिया था,
5 ग्राम रॉ शुगर थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे भी पूछा जा सकता है बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे और एक क्वेश्चन आगे जाके बन सकता है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंटली समझना है। तो 5 ग्राम हमने शुगर लिया था, तो क्या करेंगे सिंपल में 5 मल्टीप्लाई बाय 4.0 है ना। 4 ग्राम आपने बेटा एल्ब्यूमिन खाया था, एल्ब्यूमिन तो प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन बेटा है ना। तो यहाँ से कितना निकलेगा बेटा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4.0, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपने खाया था फैट, तो फैट में आपने सबसे पहले लिए थे बेटा, फैट में क्या लिया था आपने, 10 ग्राम लिया था प्योर बफेलो घी, और 2 ग्राम लिए थे आपने वेजिटेबल घी। ओके, तो 10 + 2 कर देते हैं। तो आपने फैट कितना लिया बेटा, फैट आपने लिए 10 + 2 ग्राम्स टोटल में, बफेलो एड इसका मिला के, ठीक है। तो वो कितने हो गए, हो गए 12। तो हम करते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 9.0, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 4, ये आएगा 20 किलो कैलोरीज, ये आएगा 16 किलो कैलोरीज, ये आएगा 108 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये आएगा 20 108, ये आएगा 144 किलो कैलोरीज। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 144 आएगा। समझ आया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, 144 आएगा। सो ये आज के हो गए 20 क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फर्दर मोर 20 क्वेश्चंस बेटा, ठीक है ना। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिए, इनको समझ के करिए बेटा, ताकि डेफिनेटली आगे भी इसी पैटर्न पे, ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम आ सकता है। आपको आइडिया मिलता है इससे कि हमारा क्वेश्चन किस किस रेंज में आ सकता है बच्चा, ठीक है ना। तो आज आपने देखा नीट के अंदर भी रेंज बहुत हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, इसलिए उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर भी करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफ़िज़ गाइस।